हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर तवांग झड़प पर जर्मन राजदूत का अब तक का सबसे बड़ा दावा, कहा भारत के अलावा कोई और देश नहीं कर सकता चीन का सामना। जी हाँ दोस्तों, भारत को लेकर और भारत के सामर्थ्य को लेकर दोस्तों बहुत बड़ा बयान दिया है जर्मन के राजदूत ने। जी हाँ दोस्तों, पूरा वाक्य आपको बताएंगे और साथ ही साथ बताएंगे जहाँ चीन के अब छूटेंगे पसीने। तवांग तनाव के बीच भारत पहुंचा आखिरी राफेल, दुश्मन को ये ऐसे बनाता है शिकार। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही बताएंगे जहाँ एलएसी पर जवानों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। दोस्तों ड्रैगन पर करीबी से नजर बनाने की सबसे बड़ी खबर आई है। साथ ही आपको बताएंगे जहाँ एक फायर में चीन को चीर जाएगी भारत की ये मिसाइल। आज ही रात हुआ इसका सफल परीक्षण। जी हाँ दोस्तों, तो हर तरह की जानकारी आपको भी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत और भारतीय सेनाओं का दिल से समर्थन करते हैं दोस्तों, और मानते हैं कि भारत की डिफेंस सिस्टम आज जितनी मजबूत हुई है दोस्तों, और विदेश नीति जितनी मजबूत हुई है वो मोदी जी की वजह से है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की, जहाँ भारत के अलावा दुनिया के किसी भी देश में इतना ताकत नहीं कि वो चाइना का सामना कर सके। तवांग झड़प पर जर्मन राजदूत का सबसे बड़ा दावा और सबसे बड़ा बयान। जी हाँ, जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने कल यानी गुरुवार को कहा कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर भारत और चीन के सैनिकों की झड़प चिंता का विषय है। उन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। हम यूरोप में रशिया की इस आक्रामकता को युद्ध के रूप में हर रोज देखते हैं। फिलिप एकरमैन ने यह भी कहा है कि भारत और जर्मनी दोनों देश रशिया और चीन के मुद्दों को लेकर एक दूसरे के संपर्क में है। एकरमैन ने यह बात एक इंटरव्यू के दौरान कहा है दोस्तों। उन्होंने अभी तक हम चीन पर ज्यादा निर्भर है, हमें अपनी व्यापार नीति को बदलना होगा, भारत के साथ और देशों से भी व्यापार बढ़ाना होगा। आपको बता दें उन्होंने कहा है कि वर्तमान में भारत के अलावा अन्य कोई ऐसा देश नहीं है जो चाइना से मुकाबला कर सके। भारत अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। भारत की G20 अध्यक्षता विश्व व्यवस्था को फिर से दुरुस्त करने में एक निर्णायक भूमिका निभाएगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन का अगर बात का भी समर्थन करते हैं दोस्तों, मानते हैं कि अपने भारत में वो ताकत है, भारतीय सेनाओं में वो शौर्य और पराक्रम है जो चाइना को कभी भी मसल सकता है। दोस्तों बस चाइना और भारत में यही फर्क है दोस्तों कि भारत कभी भी किसी भी देश के साथ आगे से कोई आक्रामकता नहीं दिखाता है दोस्तों, कोई गलत कदम नहीं उठाता है, लेकिन भारत पीछे से छोड़ता भी नहीं है दोस्तों। लेकिन चाइना की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि चाइना हमेशा हर किसी देश को आगे से उकसाने की कोशिश करता है दोस्तों, और भारत में पेशेंस लेवल भी काफी ज्यादा है, लेकिन भारत बाद में ही उठेगा दोस्तों, लेकिन चाइना को शांत करवा देगा, इतनी ताकत भारत रखता है। अब ऐसे में अगर आप भी एकरमैन के बात का समर्थन करते हैं तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। आप क्या कहना चाहेंगे अपने भारत की क्षमता को लेकर बताइएगा जरूर, और साथ ही साथ इस वीडियो को जितनी ज्यादा शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर। बात करें और बड़ी खबर की, जहां पर चीन के छूटेंगे अब पसीने। तवांग तनाव के बीच भारत पहुंचा आखिरी राफेल खेप, दुश्मन को ये ऐसे बनाता है शिकार। बता दें चीन के साथ ताजा झड़प के बीच आखिरी राफेल युद्धक विमान भारत पहुंच चुका है दोस्तों। खुद भारतीय वायुसेना ने इसकी जानकारी दी है। सेना ने बताया है कि फ्रांस से सभी 36 के 36 राफेल लड़ाकू विमान अब भारत पहुंच चुके हैं, और इस मौके पर भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लेनिन ने गुरुवार को कहा है कि सभी उपकरणों से लैस आखिरी राफेल विमान भारतीय धरती पर उतर चुका है। ये देखकर बहुत गर्व होता है। लेनिन ने ट्विटर पर कहा कि भारत की धरती पर सभी 36 के 36 राफेल को देखकर गर्व होता है। आप सभी को बता दें कि आखिरी राफेल लड़ाकू विमान ऐसे समय में भारत पहुंचा है दोस्तों जब हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में चीन के साथ ताजा झड़प की खबर सामने आई है। भारतीय वायुसेना ने ट्वीट करके लिखा है कि फीट ड्रॉय पैक पूरा हुआ, 36 राफेल विमानों में से आखिरी विमान भारत पहुंच चुका है। विमान में रास्ते में यूएई वायुसेना के टैंकर से तेल भरा गया है। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें दोस्तों जिनको नहीं पता कि भारत ने फ्रांस से 36 राफेल विमानों के लिए एक समझौता किया था। इनमें से 35 विमान पहले ही आ चुके थे और अंबाला, हरियाणा और पश्चिम बंगाल के हाशीमारा में तैनात हैं। वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों ने कहा है कि आर्मी टेल नंबर वाला 36वां विमान फ्रांस द्वारा भारतीय पक्ष को गुरुवार को सौंप दिया गया। अब ऐसे में दोस्तों तवांग के झड़प के होते ही फ्रांस ने राफेल को भारत को सौंप दिया है दोस्तों, यानी कि बिल्कुल सही टाइम पर जब राफेल भारत आया है, ऐसे में बिल्कुल सही निशाना भी राफेल लगाएगा, इसकी उम्मीद पहले से ही हो गई है दोस्तों।
दोस्तों, और ये राइट टाइम, राइट डिसीजन और राइट अटैक यही दर्शाता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अब इस राफेल को भारतीय सेनाओं को मिलने के लिए दोस्तों उनको कांग्रेचुलेट आप लोग जरूर कह दीजिएगा। बात करें और बड़ी खबर की, जहां पर चीन की हर हिमाकत का मिलेगा अब करारा जवाब। एलएसी पर जवानों की संख्या में बढ़ोतरी। जी हाँ, बता दें तवांग में हुई हिंसक झड़प के बाद भारतीय सेना पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ चुकी है दोस्तों। चाइना बॉर्डर पर किसी भी तरह की हिमाकत ना कर सके इसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं। और इसी बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोले तो एलएसी पर बुमला पास पर अधिक से अधिक भारतीय जवानों की तैनाती कर दी गई है। दरअसल ऐसी रिपोर्ट सामने आई थी कि सीमा के दूसरी ओर चीनी सेना कई निर्माण भी कर रही है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें, जहां पर संकट गहराया तो पाकिस्तान सरकार को इंडिया कार्ड याद आया। जी हाँ, देश के मसलों का हल ढूंढने में लगातार नाकाम रहने के बाद अब पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार घिसे पीटे तरीके पर उतर आई है दोस्तों। उसने फिर उन्हीं आरोपों का सहारा लिया है जो राजनीतिक संकट के दौरान जनता को भरमाने के लिए पाकिस्तान के राजनेताओं का जाना पहचाना तरीका रहा है। आर्थिक के साथ साथ आतंकवाद के मोर्चे पर भी बेअसर साबित हो रही शहबाज शरीफ सरकार ने अब आतंकवादी कार्यवाहियों का दोष भारत पर मढ़ दिया है, लेकिन उसने इस बारे में कोई साक्ष्य सार्वजनिक नहीं किया है दोस्तों। पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने मंगलवार को यह दावा किया है कि पिछले साल लाहौर में हुए बम धमाके में भारतीय एजेंसियां रिसर्च एंड एनालिसिस विंग बोले तो रॉ का हाथ होने का पाकिस्तान सरकार को अटैक सबूत मिला है, लेकिन ये सबूत क्या है और कितना भरोसेमंद है इसकी जानकारी उन्होंने नहीं दी है। पिछले साल लाहौर के जोहार इलाके में बम धमाका हुआ था। पाकिस्तान सरकार का दावा है कि उस सिलसिले में 3 आतंकवादी गिरफ्तार किए गए, उनसे पाकिस्तान की जांच एजेंसियों को कथित सबूत हासिल हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी कि संकट जब गहरा रहा है पाकिस्तान पर तो उसको भारत वाला कार्ड याद आ रहा है दोस्तों, क्योंकि उसको पता है कि भारत को लेकर जब आलोचनाएं हम करेंगे तो असली मुद्दे पाकिस्तानी लोग भूल जाएंगे दोस्तों और उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। और इसी हथकंडे को अपनाते हुए भारत कार्ड खेलता नजर आया है पाकिस्तान। आपको बता दें कि इस पर हमारे भारत ने भी दिया है करारा जवाब, आपको आगे बताएंगे दोस्तों। बहरहाल बड़ी खबर आपको बता दें, जहां भारतीय सीमा में फिर घुसा पाकिस्तानी ड्रोन, बीएसएफ ने की फायरिंग, 13 करोड़ रुपए के हेरोइन बरामद। जी हाँ दोस्तों, सीमा सुरक्षा बल ने पाकिस्तान लौट रहे ड्रोन पर 6 गोलियां दागी हैं। पुलिस व बीएसएफ के संयुक्त सर्च अभियान के दौरान सीमांत गांव बारेका के खेत से एक बैग मिला है। इसमें हेरोइन के 3 पैकेट हैं। 13 करोड़ रुपए की 2 किलो 650 ग्राम हेरोइन मिली है। सर्च टीम ने खोजी कुत्ते की मदद से शक की बुनियाद पर एक व्यक्ति को काबू करके उक्त हेरोइन के बारे में पूछताछ कर रही है। ये घटना बीएसएफ के अबोहर सेक्टर के फाजिल्का स्थित गांव बारेका की है। जी हाँ दोस्तों, खुफिया सूत्रों के मुताबिक बुधवार रात घनी धुंध में पाकिस्तान से आया ड्रोन सीमांत गांव बारेका के खेतों में हेरोइन के पैकेट फेंक लौट रहा था। सरहद पर गश्त कर रहे बीएसएफ के जवानों ने ड्रोन की आवाज सुनते ही उस पर 6 गोलियां बरसा दी, मगर ड्रोन पाकिस्तान की सीमा पर दाखिल हो गया। रात को ही बीएसएफ ने पुलिस को सूचित कर दिया। रात से ही बीएसएफ व पुलिस ने संयुक्त सर्च अभियान चलाया। गुरुवार सुबह गांव बारेका में एक बैग मिला दोस्तों, जिसमें ये 13 करोड़ रुपए की हेरोइन मिली है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय होगी इस पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और खबर की बात करें, जहां पर एक फायर में चीन को चीर जाएगी भारत की यह मिसाइल। कल ही हुआ इसका सफल परीक्षण। जी हाँ, चीन पाकिस्तान से लेकर आधी दुनिया तक हमला कर सकता है यह भारत का हथियार। जी हाँ दोस्तों, रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने गुरुवार को बताया है कि भारत ने अग्नि 5 परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का रात्रि परीक्षण सफलता पूर्वक कर लिया है। यह मिसाइल 5400 किलोमीटर से अधिक के लक्ष्य को भेद सकती है। एक ही फायर में यह मिसाइल चीन तक पहुंचने में सक्षम है। मालूम हो कि अग्नि 5 का परीक्षण तब किया गया है जिस समय अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में 9 दिसंबर को भारत और चीन के बीच हुई हिंसक टकराव के बाद तनाव चरम पर है। जी हाँ दोस्तों, अग्नि 5 एक लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। ये 5000 किलोमीटर से अधिक दूर अपने लक्ष्य को कामयाबी से भेद सकती है और इस मिसाइल की रेंज में चाइना के बीजिंग से लेकर अफ्रीका, यूरोप के कुछ हिस्से आ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अपने डीआरडीओ को इसके लिए कांग्रेचुलेशन जरूर कह दीजिएगा आप लोगों इसके सफल परीक्षण को लेकर दोस्तों। और कमेंट में मोदी है तो मुमकिन है कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। बात करेगा और बड़ी खबर की, जहां पर तवांग झड़प के बाद सीमा पर गरजे लड़ाकू विमान। आईएएफ ने कहा घटना से कोई लेना देना नहीं। जी हाँ दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने कहा है कि पूर्वी वायुसेना कमांड जल्द ही उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के जवानों की ट्रेनिंग के लिए एक अभ्यास सेशन आयोजित करेगी, लेकिन उन्होंने बताया कि इस अभ्यास का तवांग में हुई भारत चीन सेना के बीच भिड़ंत से कोई कनेक्शन नहीं है। उन्होंने साफ कह दिया है कि यह अभ्यास पहले ही पूरी तरह से प्लान किया गया था। इसका हाल ही में हुए तवांग के मामले से कोई लेना देना नहीं है। साथ ही साथ
बाद बड़ी खबर आपको बताते जहां नेपाल में चीनी साजिश हुआ फेल, भारतीय सेना के साथ सैन्य अभ्यास करेगी नेपाली आर्मी, 650 सैनिक होंगे इसमें शामिल। जी हां, नेपाल को भारत के खिलाफ करने की चीनी साजिश फेल होती नजर आ रही है। सीमा विवाद और हाल के झड़पों के बावजूद भारत और नेपाल की सेनाएं संयुक्त सैन्य अभ्यास करने जा रही हैं और इस सैन्य अभ्यास में भारत और नेपाल के कुल 650 सैनिक हिस्सा लेंगे। इससे पहले केपी शर्मा ओली के कार्यकाल में चीन ने नेपाल पर काफी दबाव बनाया था। चीन के प्रभाव के कारण ही ओली ने नेपाल का विवादित नक्शा जारी किया था जिसमें भारतीय क्षेत्रों को भी शामिल किया गया था। बाद में सत्ता परिवर्तन के बाद शेर बहादुर देववा सरकार ने भारत के साथ संबंधों को सुधारा। जी हां दोस्तों, काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने बुधवार को ट्वीट किया है कि भारतीय सेना का दल 16वां भारत नेपाल सैन्य अभ्यास सूर्य किरण में हिस्सा लेने के लिए आज नेपाल के साल झंडी पहुंचा। यह अभ्यास पेशेवर अनुभवों को आपस में साझा करने और दोनों देशों की सेनाओं के बीच दोस्ती को मजबूत बनाने के लिहाज से एक प्रतिमान है और इसके पहले इस अभ्यास के 15वें संस्करण का आयोजन पिथौरागढ़ में किया गया था जिसमें दोनों देशों के 650 सैनिकों ने हिस्सा लिया था। ऐसे में दोस्तों अपनी भारतीय सेना को ऑल द बेस्ट जरूर कह दीजिएगा इस परीक्षण के लिए। एक और बड़ी खबर की बात करें जहां तवांग में ड्रैगन की घुसपैठ पर अमेरिकी सांसद कृष्णमूर्ति ने कहा चीन के कदम से निराश हूं। जी हां, भारतीय अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने भारत के खिलाफ चीन की हालिया आक्रामकता की आलोचना की है और अमेरिका के भारत के साथ काम करना जारी रखने की जरूरत पर जोर दिया है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में संसद में एक बयान में कहा था कि चीनी सैनिकों ने 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर के यांग तसे क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर यथास्थिति को एक तरफा बदलने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने अपनी दृढ़ एवं साहसिक प्रतिक्रिया से उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। कृष्णमूर्ति ने एक बयान में कहा कि मैं चीनी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा अपने सशस्त्र बलों के माध्यम से भारतीय सीमा का उल्लंघन करके आक्रामकता के उनके हालिया प्रदर्शन के बारे में जानकर निराश हूं। उन्होंने कहा मुझे इस बात की तसल्ली है कि इस संघर्ष में भारतीय सुरक्षा बलों को कोई गंभीर नुकसान नहीं पहुंचा। ये चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की बढ़ती आक्रामकता का एक और उदाहरण है। साथ ही ये क्षेत्र में चीन की आक्रामकता से निपटने के लिए अमेरिका के भारत एवं हमारे सभी सुरक्षा भागीदारों के साथ काम करने की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है। जी हां दोस्तों, बात करें एक और बड़ी खबर की जहां पर यूएनएससी की अध्यक्षता भारत के पास आते ही पाकिस्तान में क्यों मचा घमासान बता दें। भारत ने 2 दिसंबर को महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली है। भारत की अध्यक्षता संभालने के बाद से ही पाकिस्तान में खलबली मच गई है। पाकिस्तान को अंदाजा है कि भारत की अध्यक्षता में आतंकवाद को लेकर उससे तीखे सवाल किए जाएंगे, इसीलिए उसने पहले से ही भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया है। दुनिया की नजरों में पाकिस्तान खुद को बेगुनाह दिखाने के मकसद से पिछले कुछ दिनों से भारत को ही घेरने की कोशिश कर रहा है। उल्टा पाकिस्तान सरकार के तमाम मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारत के खिलाफ जमकर बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों, इतना ही नहीं, अब भारत ने भी दिया है करारा जवाब पाकिस्तान को। जी हां, यूएनएससी के बैठक में जयशंकर जी ने चीन पाकिस्तान पर वार करते हुए कहा है कि हम एक और 9/11 या 26/11 नहीं होने दे सकते। जी हां दोस्तों, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी ने गुरुवार यानी 15 दिसंबर को यूएनएससी ब्रीफिंग के दौरान 9/11 और 26/11 आतंकी हमलों का जिक्र किया। साथ ही उन्होंने ये तक कह दिया है चाइना और पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कि हम एक और न्यूयॉर्क का 9/11 या मुंबई का 26/11 दोबारा नहीं होने दे सकते। उन्होंने कहा कि किसी भी देश को आतंकवाद यानी टेररिज्म से राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जब आतंकवाद से निपटने की बात आती है तो हमें अपने राजनीतिक मतभेदों को दूर करना चाहिए और शून्य सहिष्णुता यानी 0 टॉलरेंस के दृष्टिकोण को प्रकट करना चाहिए। जी हां, भारत दिसंबर 2022 के महीने के लिए यूएनएससी की अध्यक्षता पर कर रहा है। दोस्तों, विदेश मंत्री ने गुरुवार को आतंकवादी कृत्यों के कारण अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरे, वैश्विक आतंकवाद विरोधी दृष्टिकोण, सिद्धांत और रास्ता पर यूएनएससी की ब्रीफिंग की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा है कि किसी भी देश को आतंकवाद से राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जब आतंकवाद से निपटने की बात आती है तो हमें अपने राजनीतिक मतभेदों को दूर करना चाहिए और शून्य सहिष्णुता के दृष्टिकोण को प्रकट करना चाहिए। जी हां दोस्तों, इतना ही नहीं, जयशंकर जी ने ये तक कह दिया है कि आतंकियों के संरक्षक को हमें उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी हां दोस्तों, यानी पाकिस्तान को आतंकियों का संरक्षक देश बताया जाता है। दोस्तों, वैसे में भारत ने क्लियर और कट कहते हुए कह दिया है कि जो आतंकियों का संरक्षक है वो हमें कृपया करके उपदेश ना दे। ऐसे में जयशंकर जी के एक बात का अगर आप भी समर्थन करते हैं तो बिल्कुल सही कहा जयशंकर जी ने, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। दोस्तों, बात करें एक और बड़ी खबर की जहां पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की बढ़ सकती है मुश्किलें, उनके पार्टी दफ्तर की ली गई है तलाशी। जी हां दोस्तों, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की पार्टी रेनिसेंस के कथित रूप से अनुचित खर्च को लेकर अब कार्यवाही तेज हो गई है। अभियोजकों पार्टी दफ्तर की तलाशी
तलाशी ली गई है दोस्तों। पेरिस के एक अखबार के मुताबिक रेनिसेंस के दफ्तरों के अलावा यूएस कंसल्टिंग दिग्गज मैकिन्से के पेरिस स्थित कार्यालय की भी तलाशी ली गई है। फ्रांसीसी अभियोजकों ने कहा है कि उन्होंने राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की रेनिसेंस पार्टी के मुख्यालय की तलाशी ली थी। तो वही नेशनल फाइनेंशियल प्रोसिक्यूटर्स ऑफिस ने ले पेरिसियन अखबार की एक रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि की गई है दोस्तों। मंगलवार को कहा गया है कि यूएस कंसल्टिंग दिग्गज मैकिन्से के पेरिस कार्यालयों की भी तलाशी ली गई। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल आपके दिल में यही होगा दोस्तों, या आखिर क्या मामला है? तो आपको बता दें, मामला यही है, मैक्रोन की पार्टी के अभियान में सरकारी तंत्र के प्रयोग से जुड़ा हुआ मामला है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर तालिबान ने पाकिस्तानी सेना पर किया भीषण हमला। जंग जैसे हालात, चमन शहर को खाली कराया गया है। जी हाँ दोस्तों, चमन में गोली मोर्टार की बौछार। तालिबान ने कहा जंग के बहाने ढूंढ रहा पाकिस्तान। बता दें, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच पड़ने वाले चमन बॉर्डर पर युद्ध जैसा माहौल है। अफगानिस्तान तालिबान ने चमन बॉर्डर पर गोलियों की बौछार कर दी है। इसके बाद पाकिस्तानी फौज को जवाब देना भारी पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान तालिबान के तेवर से पाकिस्तान बैक फुट पर है। गुरुवार को ही फायरिंग में एक पाकिस्तानी नागरिक की मौत हुई, जबकि 15 लोग जख्मी हुए। चमन की स्थिति का अंदाजा इसी बात से दोस्तों लगाया जा सकता है कि डॉन न्यूज के मुताबिक यहाँ के अस्पताल में इमरजेंसी घोषित कर दिया गया है। बॉर्डर से सटे इलाकों को खाली करा लिया गया है। चमन के डिप्टी कमिश्नर के अनुसार अस्पतालों में आपात स्थिति घोषित कर दी गई है और नागरिकों को माल रोड, बोगरा रोड बाईपास और बॉर्डर रोड से खाली करने के लिए कहा गया है। जी हाँ दोस्तों, जियो न्यूज के अनुसार पाकिस्तान के अधिकारियों ने कहा है कि सीमा के शेख लाल मोहम्मद सेक्टर में बाढ़ की मरम्मत के दौरान अफगान तालिबान ने आपत्ति जताई, जिसके बाद स्थिति बेकाबू हो गई। देखते ही देखते इलाके में गोलियां चलने लगी। रिपोर्ट के अनुसार तालिबान इलाके में मोर्टार और तोप से पाकिस्तानी नागरिकों और ठिकानों को निशाना बनाने लगे। ऐसे में बहुत बड़ी खबर है दोस्तों पाकिस्तान और तालिबानियों को लेकर। ऐसे में तालिबानी पाकिस्तानी सेनाओं के पीछे दोस्तों हाथ धो के पड़ गए हैं और जहां भी देखते हैं पाकिस्तानी सेना, उनको तुरंत गोलियों से भून दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल झड़प किसी भी देश के बीच हो दोस्तों, वो अच्छी बात नहीं होती है। शांति से सारी चीजें सुलझानी चाहिए। हम या देश का कोई भी टीवी चैनल दोस्तों इस प्रकार की हिंसा को सपोर्ट नहीं कर सकता दोस्तों। ऐसे में आपकी क्या राय होगी तालिबान और पाकिस्तान को लेकर, जरूर बताइएगा। बहरहाल दोस्तों, सब में बड़ा सवाल और सब में बड़ी बात यही थी, जब पाकिस्तान ने तालिबान को विजयी बनाया था दोस्तों अफगानिस्तान पर काबिज होने के लिए, राज करने के लिए, आज वही तालिबान पाकिस्तान को जी का जंजाल मान रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपका कमेंट करना चाहेंगे, बताइएगा जरूर कमेंट करके। हम आपके कमेंट को पढ़ेंगे दोस्तों, देखते हैं क्या कहती है हमारी भारत की जनता। एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर यूक्रेन को हथियार, भारत को चीन संग बातचीत की नसीहत। क्या कहीं हिंदुस्तान के साथ डबल गेम तो नहीं खेल रहा अमेरिका? बता दें, भारत और चीन के बीच अब अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके में हिंसक झड़प हुई है। करीब 300 चीनी सैनिक गलवान कांड को दोहराने के लिए तवांग में एक भारतीय चौकी पर कब्जा करना चाहते थे, लेकिन भारत के जाबाज जवानों ने ड्रैगन की इस चाल को विफल कर दिया। लद्दाख में ड्रैगन की नापाक हरकत के बाद पिछले 31 महीने से दोनों ही परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्रों के बीच हालात बहुत तनावपूर्ण बने हुए हैं। इन सब के बीच अमेरिका की भूमिका को लेकर विशेषज्ञ सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि अमेरिका यूक्रेन को तो रशिया से लड़ने को हथियार दे रहा है, और लेकिन अपने रणनीतिक सहयोगी भारत को चीन के साथ बातचीत की सलाह दे रहा है। अब आपको बता दें दोस्तों क्या है पूरा मामला। रक्षा मामलों के जाने माने विशेषज्ञ ब्रह्मा चिलानी ने चीन विवाद को लेकर अमेरिका को कटघरे में खड़ा कर दिया है। चिलानी ने ट्वीट किया है कि भारत और चाइना को अपने सीमा विवाद को वर्तमान द्विपक्षीय माध्यमों से हल करने की सलाह देकर टीम जो बाइडेन ने रशिया के साथ अपनी कूटनीति को झूठा साबित कर दिया है। साथ ही यूक्रेन युद्ध में अपने भागीदारी को बढ़ा रहे हैं। इसमें यूक्रेनी सैनिकों के प्रशिक्षण में बड़े पैमाने पर वृद्धि कर देना शामिल है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका और भारत करीबी रणनीतिक सहयोगी है, लेकिन जो बाइडेन प्रशासन के अंतर्गत अमेरिका भारत के खिलाफ चीन के पिछले 31 महीने से चली आ रही आक्रामक कार्रवाई पर त्रस्त रवैया अपना रहा है। चिलानी ने कहा है कि जहां जो बाइडेन इस पूरे लद्दाख संकट पर चुप्पी साधे बैठे हैं और उनके प्रशासन के अधिकारी पीड़ित भारत की तुलना हमलावर चीन से कर रहे हैं। भारतीय विदेश सचिव रह चुके कंवल सिब्बल कहते हैं कि अमेरिका ने क्या बेतुका बयान दिया है। हमें कहा जा रहा है कि वर्तमान द्विपक्षीय चैनल का इस्तेमाल विवादित सीमा पर चर्चा करने के लिए करें। ऐसे में दोस्तों विशेषज्ञों का यही मानना है कि अमेरिका जो है वो भारत के साथ डबल गेम खेलने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों बहरहाल आपकी इस पर क्या राय होगी, अमेरिका को लेकर अपनी राय अवश्य दीजिएगा। देखते हैं हमारी भारत की जनता क्या कहती है। क्या विशेषज्ञों का सोचना सही है दोस्तों, या अमेरिका अपने जगह पर सही है? बताइएगा अवश्य। एक और खबर की बात करें, जहां जनरल बाजवा ने जो किया है वो पाकिस्तान का कोई दुश्मन भी
नहीं कर सकता। जी हाँ, पूर्व सेना प्रमुख पर जमकर बरसे इमरान खान। बता दें, अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल की बात करते हुए इमरान खान ने कहा है कि जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने पाकिस्तान के साथ वो किया है जो कोई दुश्मन देश भी नहीं कर सकता था। पीटीआई प्रमुख ने वीडियो लिंक के जरिए राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा कि रिटायर्ड जनरल बाजवा ने मुझे तत्कालीन विपक्ष को NRO 2 देने के लिए कहा था जब सरकार को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से संबंधित कानून पारित करने थे। ये जनरल यानी रिटायर्ड बाजवा थे जिन्होंने तत्कालीन विपक्ष को NRO 2 दिया था। जी हाँ दोस्तों, खान ने कहा कि पिछले 7 महीने में जिस तरह से उनकी पार्टी के साथ व्यवहार किया गया है वो अभूतपूर्व था। उन्होंने कहा हमारे सहयोगियों अज्ञात नंबरों से कॉल आ रहे थे और इमरान खान का समर्थन बंद करने के लिए कहा गया था। जी हाँ दोस्तों, बात करें और बड़ी खबर की, जहां पर फिर रशिया पर भारी पड़ा यूक्रेन, मार गिराए 13 ड्रोन। क्रिसमस पर जंग रोकने की बड़ी अपील। जी हाँ, यूक्रेन में 10 महीने से चली आ रही लंबी लड़ाई अब तक खत्म नहीं हो सकी है। यही नहीं, इस साल के आखिरी दौर में ये और तेज हो गई है। दोस्तों, रशिया ने यूक्रेन पर ड्रोन अटैक बढ़ा दिए हैं। इसी बीच बुधवार को यूक्रेन ने भी आक्रामक रुख अपनाया है और 13 रूसी ड्रोन को मार गिराया है। ड्रोन वारफेयर में अब अमेरिका भी कूदता दिखाई दे रहा है। वो यूक्रेन को अपना एडवांस पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम भेजने पर विचार कर रहा है। कीव के मेयर विटाली क्लिट्स्को ने कहा है कि रूसी ड्रोन अटैक्स के चलते शहर में कई जगहों पर धमाके सुने गए हैं। इन हमलों में कुछ प्रशासनिक इमारतों को नुकसान भी पहुंचा है। कीव में रहने वाले कुछ लोगों ने कहा है कि उन्होंने ईरान के शाहेद ड्रोन्स की आवाज सुनी है। बात करें और बड़ी खबर की, जहां भारत चीन विवाद को लेकर केंद्र पर बरसे ओवैसी, पूछ लिया तीखा सवाल। बता दें, तवांग में हुई झड़प को लेकर भारत और चीन के बीच जारी तनाव पर असदुद्दीन ओवैसी ने भारतीय सेनाओं के मनोबल बढ़ाने के बजाय दोस्तों केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की और उनकी बौखलाहट मोदी जी पर साफ छलकती दिखाई दी। आपको बता दें, ओवैसी ने कहा कि जब 1962 की जंग के दौरान बहस हो सकती है, पाकिस्तान के मुद्दे पर संसद में बहस हो सकती है, मुंबई हमले पर बहस हो सकती है, तो चीन पर क्यों नहीं। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अल्पसंख्यकों के लिए चलाई जा रही स्कीमों को लेकर भी केंद्र सरकार को घेरा है। ओवैसी ने कहा है कि मोदी सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को बंद करना चाहती है। इसके अलावा ओवैसी ने किशनगंज के MMU सेंटर पर शिक्षा मंत्री के बयान को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों को घेरने की भी कोशिश की है। दोस्तों, वैसे में ओवैसी के बाकी बयानों को लेकर हम कुछ नहीं कह रहे दोस्तों, लेकिन चाइना वाले बात पर दोस्तों सारे देश के जनता को एक हो जाना चाहिए, लीडर्स को एक हो जाना चाहिए दोस्तों, चाइना के खिलाफ हो जाना चाहिए, लेकिन आपस में ही लड़ते दिखाई दे रहे हैं दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी। और भारतीय सेनाओं के मनोबल बढ़ाने के बजाय अपने चाहने वालों के मनोबल को गिराते दिखाई दे रहे हैं ओवैसी। ऐसे में आपकी जो भी राय हो ओवैसी को लेकर बताइएगा जरूर। और इसी बीच दोस्तों, ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।